सेकंड में। अब यूनिट सेकंड तक आपके प्लानिंग और कंट्रोलिंग है वो आपका कंप्लीट हो गया, देन ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब आपके ऑर्गेनाइजिंग के बाद एक आपका थर्ड फंक्शन जो आता है वो रहता है आपका स्टाफिंग। दैट मीन्स आपको अगर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होगा, आपने पहले सबसे पहले प्लानिंग की कि किस तरह से हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव है उसे हम अचीव कर सकते हैं। फिर उस प्लानिंग के ऊपर आपने एक्सरसाइज की, देन आपने कंट्रोलिंग के थ्रू उस प्लानिंग को परफेक्ट किया कि कैसे हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें कितने मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से मॉडिफिकेशन की उसमें रिक्वायरमेंट होगी और कितने एरर्स उसमें आ रहे हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो उन प्रोसेसेस के थ्रू, उन मेथड के थ्रू हमने अपनी प्लानिंग है उसको परफेक्टली किया ताकि हमारे पास हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम टाइमली और अच्छे से अचीव कर सकें। उसके बाद थर्ड प्लानिंग जो स्टेप आती थी आपकी वो थी आपकी ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि आपने जो भी प्रोसेस या जो प्लानिंग आपने की है उन प्लानिंग को एक प्रॉपर वे में या प्रॉपर मैनर में किस तरह से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपने कोई भी प्रोसेस आपने सिलेक्ट किया था, अब उस प्रोसेस को कहाँ पे और किस तरह कितने पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम रखना है, एक पर्टिकुलर लोकेशन रखनी है। तो वो चीज़ें हैं एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग कि आपको हर एक चीज़ को जिसकी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसे वहाँ पे प्लेस करना है। अगर आपका एम्प्लॉय है तो वो आपके अपनी सही लोकेशन के ऊपर होना चाहिए। अगर आपकी मशीनरी है तो उस मशीनरी का जहाँ पे यूज़ है, जिस टाइम उसका यूज़ है वहाँ पे वो मशीनरी आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हो गई कि हमने प्लानिंग भी पढ़ा, कंट्रोलिंग भी पढ़ा, देन ऑर्गेनाइजिंग। अब हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या है? द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखी है ये चीज़ कि अगर आपकी कोई भी फाउंडेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का बेस अगर हम कहते हैं तो वो बेस क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज हु आर द प्रिंसिपल एसेट्स ऑफ एनी फर्म। तो जो कि आपके क्या है, मेन एसेट्स अगर किसी को कह सकते हो आप, तो वो आपके प्रिंसिपल एसेट्स कहलाते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी आपके वैल्यूएबल थिंग्स हैं जो मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को ये रिप्रेजेंट करने में काम आती हैं कि ये चीज़ें हमारे पास सेफ हैं, जिनकी वजह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कर सकते हैं या जिनकी हमें ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या कहलाते हैं? एसेट्स। जैसे आपकी मशीनरीज हो सकती हैं, आपके रॉ मटेरियल हो सकते हैं, या फिर आपके हार्ड जो आपके वेयर हाउस वगैरह में जो आपका स्टोरेज है, इन्वेंट्री है, वो सारी चीज़ें वो आपके एसेट्स में आ जाते हैं कि आपके पास एसेट्स क्या क्या हैं जिनको आप यूज़ करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हो। तो उन्हीं में अगर आप देखा जाए तो प्रिंसिपल एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल एसेट्स में क्या हुआ कि आपका टैलेंटेड स्टाफ, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। तो टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग स्टाफ जो है आपका वो क्या है, और अगर वो है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है? तो दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें प्रॉपरली वर्क करवाना है तो प्रॉपरली आपकी ऑर्गेनाइजेशन तभी वर्क कर सकती है जब उसके एम्प्लॉयज फर्स्ट ऑफ ऑल टैलेंटेड हो, यानी कि वो प्रॉपर जो स्किल के लिए उनको रिक्वायर्ड किया गया है या हायर किया गया है वो उसको फुलफिल कर सकें। दूसरा, हार्ड वर्किंग। तो दैट मीन्स अगर उनको कोई अगर टास्क दिया गया है और उस टास्क को उन्हें कंप्लीट करना है गिवन टाइम पीरियड में, तो उसके लिए उनमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हार्ड वर्क करके और अपना टास्क है उसे टाइमली कंप्लीट कर सकें। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह का स्टाफ है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि हाँ हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क करना है। उनमें स्किल्स हैं क्योंकि वो टैलेंटेड हैं और हार्ड वर्किंग है और वो अपने एफर्ट्स के साथ फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकते हैं। तो जो भी एम्प्लॉय ऐसा होता है तो वहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट यही करना होता है कि हमारा सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है वो क्या रहना चाहिए। अगर हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो वो स्टाफ की रिक्वायरमेंट कैसे है, अगर हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर हम कैसे उन स्टाफ को कॉल कर सकते हैं जिसके लिए हमारे पास एम्प्लॉयज़ आएँ, तो जिसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड आपके एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, जो टैलेंटेड हैं और प्रॉपरली एग्जैक्टली जो जॉब है उस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट पर्सन है, उसको वहाँ पे वो सेलेक्ट करें।
तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपका डिपार्टमेंट है उसका वर्क रहता है। तो इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर द कंटिन्यूअल इन्फ्यूजन ऑफ क्वालिटी स्टाफ, कि साथ में उसके जितना भी क्वालिटी स्टाफ अगर जुड़ता रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ कर सकती है। दस एडुकेट स्टाफिंग और द प्रोविजन फॉर अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो दैट मीन्स आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, कि वो प्रॉपरली अपना काम करते रहें अच्छे से, और जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के स्टाफ की हमें रिक्वायरमेंट है, वो स्टाफ हमें टाइमली प्रोवाइड करते रहें। It is therefore believed that an organization can achieve its objective only when it has the right person in the right position. तो यही चीज़ है जो अभी अब मैंने आपको बताई थी कि हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट क्या है कि एक ऐसा आदमी जो कि सही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट कहाँ पे, वो अपनी सही पोजीशन पे भी होना चाहिए। आपके पास एक बहुत अच्छा हाई स्किल्ड पर्सन है आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट उसको उसके अकॉर्डिंग पोजीशन नहीं दी गई, तो वो क्या है आपके लिए, यूजलेस। एक आपके पास बहुत अच्छा मैनेजमेंट से किया हुआ, अब फॉरेन यूनिवर्सिटी से टॉपर है अपनी बैच का, और इस तरह का एम्प्लॉय है, बट आपने उसको अच्छे डिसीजंस लेने के लिए यूज़ नहीं किया, उसको ऐसी पोजीशन आपने नहीं दी जहाँ पे वो अपना यूज़ कर सके प्रॉपरली, और अपने डिसीजंस हैं उनकी वजह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करवा सके। तो वो आपके पास होने के बाद भी क्या है, यूजलेस। और दूसरा, आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस भी नहीं है, बट उसे आपने एक हायर पोजीशन दे रखी है, उसमें वो टैलेंट भी नहीं है जो उस पोजीशन के लिए होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें अगर वहाँ पे वो मैच नहीं हो रही उसकी, तो भी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, यूजलेस है। और अगर आपके पास यूजलेस एम्प्लॉयज़ हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज़, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा डाउनवर्ड पोजीशन में ही लेके जाएंगे। तो इसलिए हमें ये देखना है कि आपके पास जो राइट पर्सन है वो राइट पोजीशन पे भी होनी चाहिए। आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत सारे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होंगे, बट अगर वो अपनी सही पोजीशन पे नहीं है तो वो आपके लिए कोई काम के नहीं है। तो इसीलिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का यही वर्क रहता है कि आप देखें और जिसको भी सिलेक्ट करना है उन्हें सही पोजीशन के ऊपर अपॉइंट करें। मीनिंग आफ्टर प्लानिंग एंड सेलेक्शन ऑफ द organization structure, the next step is the management process is to fill the various posts provided in the organization। तो हमने जो प्लानिंग की थी, सिलेक्शन किया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कि कौन से स्ट्रक्चर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने अभी नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है कि हमारी जो स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग पोजीशन हमने बनाई है, उन पोजीशन को या उन पोस्ट को कैसे फिल करना है। दिस इज टर्म एज द मैनेजमेंट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन, और इस टर्म को हम कहते हैं स्टाफिंग फंक्शन, या जो हमारा स्टाफिंग है वो फंक्शन कहलाता है कि जो हमें राइट टाइम पे, राइट पोजीशन पे, राइट पर्सन्स को राइट या वेरियस पोस्ट के ऊपर कैसे उनको अपॉइंट करना है, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है स्टाफिंग। इन द सिंपलेस्ट टर्म, स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स, यानी कि बिल्कुल अगर हम सिंपल कहते हैं तो यही है कि लोगों को जॉब देना, लोगों को जॉब में एडजस्ट करना या लोगों को जॉब में लगाना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है आपकी स्टाफिंग इन द सिंपलेस्ट वर्ड। एंड इट बिगिंस विद वर्कफोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड्स different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation and performance appraisal of workforce। तो यहाँ पे ये जो आपने पॉइंट्स हैं, डिफरेंट जो पॉइंट्स अभी यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो उनके अंदर इंक्लूड होने वाले जो पॉइंट्स हैं वो है आपके रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले हमें अगर स्टाफिंग में किसी एम्प्लॉय को पोस्ट देनी है तो हमें रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। देन आफ्टर रिक्रूटमेंट वी हैव टू सेलेक्ट देम, जो भी हमारे लिए उन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट है उसे हम वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट के बाद आपका सेकंड प्रोसेस जो आता है वो क्या है, सिलेक्शन। तो दैट मीन्स हमने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया था उसमें जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ थे या फिर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई थी, उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने अप्लाई किया था, एप्लीकेंट थे, उनमें से हमारे लिए जो रिक्वायर्ड पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट होता है उसे हमें वहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है सिलेक्शन प्रोसेस। देन ट्रेनिंग प्रोसेस होता है कि जैसे वो प्रोसेस हमारे एम्प्लॉय या हमने जिसको भी सिलेक्ट किया वो हमारा एम्प्लॉय है, हमारा स्टाफ है, अब उस स्टाफ को हमें एक ट्रेनिंग देनी होती है
कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं और वो वर्क हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। तो वो हमारा प्रोसीजर कौन सा कहलाता है? ट्रेनिंग प्रोसीजर। देन डेवलपमेंट। ट्रेनिंग के बाद अगर आपका एम्प्लॉय है, तो ट्रेनिंग के बाद आपका एम्प्लॉय है, उसे अगर रिक्वायरमेंट है कुछ हाई स्किल्स की, तो उन स्किल्स के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट हमें रिक्वायर्ड रहता है। जैसे सपोज आपने जो एम्प्लॉय रखा है उसको आपने प्रॉपर ट्रेनिंग तो दी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से वर्क करेगा, बट देन उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर उसे कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है आपके उस पोजीशन के ऊपर काम करने के लिए, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ERP, SAP इनके ऊपर वर्क करती हैं, तो उनमें क्या रहता है कि इनके ऊपर अगर आपको स्टाफ को रिक्वायर्ड टैलेंट करना है या फिर आपके स्टाफ को अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करने के लिए हमें उन टेक्निक्स की या उन सॉफ्टवेयर्स के लिए आपके स्टाफ को डेवलप करना होगा। आपके काफ़ी स्टाफ्स होते हैं जो डिजाइनिंग फील्ड में वर्क करते हैं, और डिजाइनिंग फील्ड में अगर वो वर्क कर रहे हैं तो उन्हें अलग अलग जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी डिजाइनिंग के बारे में, उनके क्रिएशन के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, उनके बारे में उन्हें नॉलेज होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपने उनको जब सेलेक्ट किया था तब उनको आपने ऑटोकैड के बेसिस पे सेलेक्ट किया, बट अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है सॉलिड वर्क्स की, तो उस टाइम क्या करना होता है, हमें उनको डेवलप करना होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने जब स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था तब उनके पास जो स्किल थी, अब उसी स्किल को और अपग्रेड करना है और उन्हें डेवलप करना है। तो वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का वर्क होता है, जो कि हमारा स्टाफिंग का वर्क है कि उन्हें किस तरह से टाइमली डेवलप करना है। देन प्रमोशन। प्रमोशन दैट मीन्स अब आपके पास अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम तक एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ इनमें कैपेबिलिटीज ज़्यादा हैं और ये अपनी पोजीशन से हायर पोजीशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, तो उस टाइम ये होता है कि वो अपना स्टाफ या अपना डिपार्टमेंट है उसे अच्छे से समझ जाते हैं और वो अपने से हायर पोजीशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो उस टाइम उनका प्रमोशन करने का जिम्मा है वो भी आपके स्टाफिंग या आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पे होता है। देन कंपनसेशन, कि जो उन्हें रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को उन्हें किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं, आपके अपने एम्प्लॉयज़ की किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल दैट मीन्स आपका जैसे आप एक ईयरली एनालिसिस करते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके आपने ईयरली एनालिसिस किया कि किस तरह से कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने टाइमली अपने टास्क कंप्लीट किए, उनको जो टास्क गिवन थे या टारगेट गिवन थे वो टारगेट उन्होंने अचीव किए या नहीं किए, अचीव नहीं किए तो कितना परसेंट उन्होंने अचीव करने की कोशिश की और कितना परसेंट वो फेल हुए। तो दैट मीन्स अगर वो अचीव करते हैं अपने टारगेट तो उन्हें एक अप्रेजल दिया जाता है, यानी कि उन्हें एक इंक्रीमेंट कह सकते हो आप इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, उन्हें सैलरी के फॉर्म में इंक्रीमेंट भी मिलता है। तो वो क्या करता है कि आपके एम्प्लॉयज़ को एंथुसियास्टिक और आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के काम आता है कि किस तरह से आपके एम्प्लॉय है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहें। उनको ये रहेगा कि हाँ मैंने लास्ट ईयर में अच्छा वर्क किया था, इसकी वजह से मुझे इंक्रीमेंट मिला है अपनी सैलरी में, तो अगर मैं इस साल और अच्छा काम करता हूँ तो मुझे और ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा। और जो भी आपका स्टाफ होता है, जो भी वर्कर्स होते हैं, वो अपनी सैलरी के लिए वर्क करते हैं, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको ध्यान रखती है और उनका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो उनकी इन चीज़ों का ध्यान रखता है कि अगर आपका एम्प्लॉय है उसे किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ के रखना है जिससे वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सके, तो आपके ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है उसका काम कंप्लीटली और अच्छे से हो जाता है और वही आपके स्टाफिंग में काम आता है। तो दैट मीन्स हमने अभी ये देखा कि बहुत सारे ये जो पॉइंट्स हैं, फंक्शन है, जो कि आपके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो ये सारे कंपोनेंट मिला के आपका कंप्लीट वर्क रहता है स्टाफिंग का, कि ये सारे आपके स्टाफ से रिलेटेड हैं और किस तरह से आपको इनको कंप्लीटली टाइम टू टाइम इनके ऊपर ध्यान देना है और आपके स्टाफ को मोटिवेट रखना है। इन अदर वर्ड्स, स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। तो दैट मीन्स हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हमारा जो वर्कफोर्स है, यानी कि जो हमारे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे पास जो स्टाफ है, वो क्या होना चाहिए कि वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके और मेंटेन कर सकें एक हमारे पास जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है वर्क का, जो हमें रिक्वायर्ड है उस लेवल को। टुडे स्टाफिंग में इन्वॉल्व एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग डेली वेजर्स, कंसल्टेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। तो ये तो पहले के था कि हम जिसमें कंसिडर करते थे कि हमने जो स्टाफ हमने हायर कर रखा है या जिनको हम रेगुलर बेसिस के ऊपर सैलरी दे रहे हैं तो वही हमारे स्टाफ में इंक्लूड होंगे, बट इसके अलावा हम अगर चाहें तो इनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन हो सकता है अलग अलग एम्प्लॉयज़ का, जिनके अंदर
डेली वेजर्स भी हो सकते हैं, जिनको हम डेली वेजेस के ऊपर हायर करते हैं, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम उनको डेली वेजेस के ऊपर बुलाते हैं तो वो आपके डेली वेजर्स हो गए। कंसल्टेंट्स, हम वर्कफोर्स हायर करने के लिए कंसल्टेंट्स के थ्रू भी जा सकते हैं, कि जो कंसल्टेंट है, हमें अगर किसी की रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की, तो हम उन कंसल्टेंट को हायर करते हैं कि हाँ हमें कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, आप हमें वो सेलेक्ट करके दे सकते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आप कुछ एम्प्लॉयज़ रखते हैं कि हाँ हमारे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हम आपको हायर कर रहे हैं और उस टाइम तक आपका ये काम रहेगा और आपको ये काम कंप्लीट करना है, देन आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा और उसके बाद आप हमारे यहाँ से फ्री हैं। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जिन एम्प्लॉयज़ को आप रखते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं। स्टाफिंग रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल पर्सन एम्प्लॉयड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ द इंडिविजुअल वर्कर हु इज़ द अल्टीमेट परफॉर्मर। तो दैट मीन्स आपकी स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग या ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट आपका ह्यूमन रिसोर्स, उसका यही मतलब है कि आपको हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय या सिंगल पर्सन है जिसको आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखा है, उनके हर एक काम को जो कि आपका परफॉर्मेंस है उनको ध्यान रखना है और उनकी उन परफॉर्मेंस को अपग्रेड करवाना है। स्टाफिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो दैट मीन्स जो आपकी स्ट्रक्चर है उसके अंदर कहाँ पे आपको फिल करना है और कैसे आपको उसको कंप्लीट करना है, जो भी आपकी स्ट्रक्चर में जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, जो पोजीशंस हैं, उन सबको। दिस इज अचीव्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है जो हमें रिक्वायरमेंट है, फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट। देन उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद रिक्रूटमेंट करना होगा, उसके बाद उसका सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट, देन प्रमोशन, अप्रेजल and development of personnel to fill the role designed into the organization structure। तो ये अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो रोल डिजाइन किए गए हैं, अलग अलग पोजीशन डिफाइन की गई हैं, उन सब पोजीशंस को अगर हमें फिल करना है प्रॉपरली, तो हमें ये सारी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होता है। इन ए न्यू एंटरप्राइज द स्टाफिंग फंक्शन फॉलो द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। कोई भी अगर नई एंटरप्राइजेज है तो वहाँ पे सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग, एंड उसके बाद हम स्टाफिंग के ऊपर जाते हैं। आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, एंड आफ्टर क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द मैनेजमेंट इज इन ए पोजिशन टू नो द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज एट डिफरेंट लेवल। तो जब हमें ये पता चल गया है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, तो तब हमें उनकी पोजिशन का पता चलता है कि हमें कैसे करना है। तो दैट मीन्स हमें कौन कौन से ऐसी पोजीशंस होंगी जिनकी रिक्वायरमेंट होगी इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो जब हमें उन टास्क की रिक्वायरमेंट कंप्लीट पता चल जाती है, तब हम उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट है जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू हमारे स्टाफ को हायर कर सकते हैं। वंस द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल टू बी सेलेक्टेड इज डिटरमाइंड, मैनेजमेंट स्टार्ट विद द एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग पीपल। तो जब हमें पता चल गया कि कितने हमें एम्प्लॉय चाहिए, कौन कौन सी पोजीशन के लिए चाहिए, तब उसके बाद आप ये अपना प्रोसेस जो है रिक्वायरमेंट का, रिक्रूटमेंट का, वो आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये जो प्रोसेस हैं डिफरेंट, कि आपके कौन कौन से, आपके अगर स्टाफिंग करनी है आपको तो क्यों करनी है वो हमें पता होना चाहिए, और अगर हमें उसके बारे में पता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस किस की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और उनको हमें कैसे सेलेक्ट करना है। द नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कि अब हम अगर ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास स्टाफिंग हमें करना है और स्टाफ को हमें देखना है, हायर करना है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए नीड फॉर पीपल टू परफॉर्म वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास लोगों की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ताकि वो काम कर सके। जो भी काम है वो उसे करने के लिए किसी न किसी की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जो उस काम को कंप्लीट कर सकें। द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट fulfill this requirement and find the right people for the right job। तो फर्स्ट इसके अपनी जो आपकी इंपॉर्टेंस है, आपके एडवांटेज है, पहला एडवांटेज आपका यही है कि वो राइट पर्सन को राइट पोजीशन के ऊपर फुलफिल कर सकें। तो उसके लिए हमें हमारे स्टाफिंग या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। बेसिकली स्टाफिंग फिल द पोजीशन एज शोन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पोजीशन दिखाई गई हैं और उन पोजीशन की जो रिक्वायरमेंट है उनको वो फुलफिल करते हैं। सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम अगर बात करें एजुकेशन इंडस्ट्री की, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में क्या रहता है
आपकी अलग अलग पोजीशन होती है, जैसे डायरेक्टर की पोजीशन है, प्रिंसिपल की है, आपके डीन्स की पोजीशंस हैं, आपके एचओडीज हैं, आपके फैकल्टीज हैं। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं जिनके लिए आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। अब जिस तरह की आपकी पोजीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन भी चाहिए। अब आपको यहाँ पे फैकल्टी में अगर देखना है तो फैकल्टी में भी आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर, 3 अलग अलग लेवल्स होते हैं उनके। तो उनको आपको सबको उनकी एक्सपीरियंस और उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हायर करना होता है, ताकि आपको रहे कि कितनी पोजीशन आपकी फील्ड है, कितनी पोजीशन आपकी रिक्वायर्ड है। तो हर एक चीज़ के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमें देख के वहाँ पे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट्स को हमें फुलफिल करना होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। द राइट पीपल कैन हेल्प यू टेक योर बिजनेस टू द टॉप, द रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक योर बिजनेस। तो वही बात है कि अगर आपके सही पर्सन है या सही एम्प्लॉयज़ हैं आपके, जिनको आपने हायर किया है आपके प्रॉपर वर्क के लिए और उनको सही पोजीशन के ऊपर आपने उनको अपॉइंट किया, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप लेवल पे भी जा सकती है। बट अगर आपने वहाँ पे रॉन्ग सिलेक्शन किया है, गलत सिलेक्शन है आपका, तो आपकी वही ऑर्गेनाइजेशन है वो डाउन भी हो सकती है। हेंस स्टाफिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ड्राइव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। द स्टाफिंग फंक्शन हैज assumed greater importance these days because of rapid advancement of technology। आज के टाइम में जल्दी जल्दी एडवांटेज चेंजेस होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे नए नए एडवांसमेंट आते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या होता है कि हमारा जो स्टाफ है वो मोस्टली अपडेटेड चाहिए। हमारे पास ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो कि नए मार्केट की टेक्नोलॉजी है उनको ईजिली सीख भी सकें और उन्हें यूज़ भी कर सकें। तो इसीलिए हमारे पास हमारे स्टाफ को सिलेक्ट करने का, उन्हें देखने का, उन्हें डेवलप करने का हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा करना है तो उसके बाद भी हमें उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी कि हमें ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए, तभी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। एंड कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लस साथ में ह्यूमन बींग्स का कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर हो सकता है, उसकी वजह से हमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हम हायर करते हैं उस टाइम वो अपने बेस्ट पोजीशन में होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम दे कैन बिहेव रूडली, और वो अपना काम है वो प्रॉपरली नहीं करते, वो एक आइडल पोजीशन पे आ जाते हैं, या फिर एक आइसोलेटेड पोजीशन हो सकती है उनकी कि उसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। वो प्रॉपरली जो इस एफिशिएंसी के साथ स्टार्टिंग में काम कर रहे थे, बाद में उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते। तो उनको कैसे हैंडल करना है, उनको किस तरह से उन्हें मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स का यही पर्पस रहता है कि किस तरह से आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपरली और अच्छे से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सकें। तो इसीलिए ये हमारी इंपॉर्टेंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के लिए कि आपकी स्टाफिंग है उसकी कौन कौन सी मेनली इंपॉर्टेंस रहती है। प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर द फॉलोइंग बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ये है हमारे पहला, हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। तो सबसे पहला हमारा जो इसका एडवांटेज है, इंपॉर्टेंस है उसकी, तो वो यही है कि हमारे लिए हम डिस्कवर करते हैं, हमारे स्टाफिंग या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो हमारे लिए डिस्कवर करता है और ऑब्टेन करता है, देन डिस्कवर के बाद हमारे पास एम्प्लॉयज़ लाता है और उन्हें सेलेक्ट करता है ताकि सही आदमी और सही पोजीशन के ऊपर सेलेक्ट हो सके। मैक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अगर हम जो हमारे पास एम्प्लॉय जो हमने सेलेक्ट किए थे उन्हें अगर उनकी सही पोजीशन हम दे रहे हैं तो दैट मीन्स हमें हमारा प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिलेगा। देन एंश्योर द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू द सिलेक्शन सक्सेशन प्लानिंग ऑफ मैनेजर्स। और अगर हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंटिन्यूअस सर्वाइवल चाहिए या ग्रोथ चाहिए हमारी एंटरप्राइज की, तो उसके लिए भी आपके जो सिलेक्शन है, आपके प्लानिंग मैनेजर्स हैं, उनकी हमें कंटिन्यूअसली ये कौन सा अपना प्लानिंग मैनेजर्स है जो अच्छा वर्क कर रहा है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ कर सकता है, तो इस तरह के मैनेजर्स हैं उनका हमें रिक्रूटमेंट करना या उन्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ के रखना, वो काम हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का रहता है। नंबर 4, हेल्प टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग और मैनी। इट प्रिवेंट्स underutilization of personnel and high labor cost. At the same time, it avoids disruption of work by indicating in advance by the shortage of personnel. तो हमें यह भी इंश्योर करना है कि आप किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कि आपके पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका बेस्ट वे में आप किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं, आप उन्हें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह भी ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए और आपका वहाँ पे इतना वर्क नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने एम्प्लॉयज़ कम हायर किए और आपके पास वर्क है वो ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो घाटे में जा सकती है, नुकसान में जा सकती है। तो इसलिए उनको बैलेंस करना और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवार्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जॉब सेटिस्फैक्शन है या फिर मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज है, वो किस तरह से हम उसको हाई कर सकते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन होता है कि आपके जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो अपने काम से, अपनी पोजीशन से और अपनी जो सैलरी है उससे वो सेटिस्फाई कि हाँ मैं इस लायक आदमी हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम माई पोजिशन। देन मैं जो काम कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे सैलरी मिल रही है, तो वो अपनी जॉब से कंप्लीटली सेटिस्फाई होगा कि हाँ मैं इस पोजीशन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, मेरा इतना काम है और उसी के इक्विवेलेंट अगर मुझे सैलरी मिल रही है तो मैं अपनी जॉब से 100% सेटिस्फाई हो सकता हूँ। बट कहीं भी अगर आपको इन चीज़ों में कुछ भी कमियां मिलती हैं कि आप या तो राइट पोजीशन पे नहीं है तो आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको अगर पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी नहीं मिल रही तो आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो जब तक आपका जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तब तक आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए 100% वर्क नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ को आप उस जॉब के लिए सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़, तो दैट मीन्स मॉरल क्या है कि किस तरह से उनका मॉरल या उनके अंदर मोटिवेशन है वो हमें हाई रखना है कि हाँ हम अपना काम है वो प्रॉपरली करें और अच्छे से करें। हमें जो पोजीशन दी गई है, हमें जो काम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें जो सैलरी मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इतना काम करना है, तो वो उसका मॉरल हाई होना चाहिए ताकि आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपरली और अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर सकें। एंड फेयर रिवार्ड फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन, और वो तभी हो सकता है जब उनका प्रॉपर असेसमेंट हो, सभी एम्प्लॉयज़ को टाइमली चेक किया जाए और उनको बिल्कुल कोई भी बायस सिस्टम ना रखें, हमेशा फेयर सिस्टम रखें ताकि सभी का इक्विवेलेंट काम है उसको जज किया जाए और उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिवार्ड भी दिया जाए कि आपके जिन एम्प्लॉयज़ ने बहुत अच्छा काम किया है उन्हें आपको प्रमोशन या फिर जो भी आपके पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इंक्रीमेंट देना चाहिए। तो इस तरह से आपके स्टाफिंग के अंदर जो डिफरेंट फंक्शन है या इंपॉर्टेंस है वो ये आपके 5 इंपॉर्टेंस हम इसको लिख सकते हैं। देन स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि किस तरह से आपको मैनेज करना है आपके एम्प्लॉयज़ को, तो उसका एक पार्ट है आपका स्टाफिंग। इट इज़ ए फंक्शन विच ऑल मैनेजर्स नीड टू परफॉर्म। इट इज़ ए सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस टू बी कंसिडर्ड। It is the job of managers to fill position in their organization and to make sure that they remain occupied with qualified people. Staffing is closely linked to organizing since after the structure and position have been decided, people are required to work in these positions. तो दैट मीन्स आपकी स्टाफिंग है उसमें क्या करना होता है, हमारे मैनेजर्स को यही डिसाइड करना होता है कि कौन सा एम्प्लॉय है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर वर्क करेगा, आपके जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो कंप्लीट हैं कि नहीं है। तो इसीलिए हमारे स्टाफिंग फंक्शन है वो ह्यूमन एलिमेंट के साथ डील करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपके स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपका डिपार्टमेंट है उसके अंदर स्टाफिंग फंक्शन में काम आती हैं। तो इन सब के बारे में आपको आई थिंक क्लियर हो गया अभी, बाकी और डिटेल में आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक के लिए